नमस्कार। गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बिल्ला में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर सामाजिक विषय का अध्ययन कर रहे हैं, सामाजिक विषय का शिक्षण शास्त्र। तो इसके अंदर हम पाठ योजना जो टॉपिक है उसका अध्ययन कर रहे हैं कि पाठ योजना का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाई जाती है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि पाठ योजना है क्या। तो पाठ योजना कक्षा में जाने से पहले अध्यापक जो अपनी तैयारी करता है, पहले की तैयारी करता है, उसको हम पाठ योजना कहते हैं। क्लास के हिसाब से पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। वैसे इकाई योजना भी होती है, वार्षिक योजना भी बनाई जाती है। तो ये पाठ योजना बनाना, प्लानिंग करना, इकाई के आधार पर, ज्ञान एक टॉपिक के आधार पर, कई टॉपिक को मिला करके उस संदर्भ के आधार पर इकाई योजना बनाई जाती है। उसके बाद वार्षिक योजना का निर्माण भी किया जाता है कि किस किस प्रकार से किस किस महीने में क्या क्या विषय करवाना है और किस प्रकार से उसका मूल्यांकन करना है, ये वार्षिक योजना में आता है। तो फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो पाठ योजना की कर रहे हैं। तो पाठ योजना के अंदर शिक्षक है जो पहले की तैयारी करता है, किस प्रकार के हमें जो प्रकरण बनाना है या पढ़ाना है बच्चों को, उसका उद्देश्य क्या है, उसको पढ़ने के बाद में किस प्रकार का विकास बालक के अंदर होगा, जिसको हम व्यवहारगत परिवर्तन कह देते हैं। तो क्योंकि अधिगम का नाम ही व्यवहारगत परिवर्तन है, तो जब हम अधिगम करवा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो जो व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है वो उसका उद्देश्य का निर्माण होगा। तो जैसे हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं कि इस प्रकार के बालक के अंदर इस प्रकार के उद्देश्य निर्धारित हैं और इन उद्देश्यों के तहत उस बालक में इस प्रकार का जो व्यवहारगत परिवर्तन है या व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो हम किसी भी प्रकरण को लेकर चलते हैं तो उसमें कोई ना कोई उद्देश्य निर्धारित है। तो इस प्रकार से प्रकरण का जो उद्देश्य निर्धारित होता है वो पहले से निर्धारित होना चाहिए, तभी उसको पूरा कर पाएगा शिक्षक। वो पता होना चाहिए कि क्या उद्देश्य है इस पाठ का, जो पाठ सिलेबस के अंदर लगाया है, पाठ्यक्रम में है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके पाठ को पढ़ने के बाद में बालक का क्या ज्ञान आएगा, इसका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए शिक्षक को, ताकि वो उसी उद्देश्य के आधार पर वो बता सके। उसके बाद में प्री प्लान के आधार पर भी किस प्रकार से हमने उस टॉपिक कितना का ज्ञान है बालक को, इस जो टॉपिक हम करवा रहे हैं वो किस प्रकार से कितना का ज्ञान उसको है, जिससे कि वो आगे वाला ज्ञान उसको बताया जा सके, उसको क्रमबद्ध रूप से विकास करते हुए उसको आगे लेके जाया जा सके। ऐसा नहीं कि बीच में ऐसे प्रकार का कठिन प्रकरण ले लिया जाए जिसके बारे में उसको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, एकदम से गैप आ जाए कि उसके बारे में उस बालक बिल्कुल अननोन है, जानकार नहीं है, तो उस प्रकार के प्रकरण को वो समझ नहीं पाएगा। तो यही बात हमने पहले भी की थी कि जब ये कक्षा के अंदर कोई भी नई कक्षा में पाठ पढ़ते हैं तो लिखते जो पहली लाइन लिखी होती है वो लिखते हैं जैसा कि आपने पहली कक्षा में पढ़ा है, जैसे कि प्रिय विद्यार्थी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो पूर्व का ज्ञान है वो होना जरूरी है। पूर्व के ज्ञान को आगे ले जाना ही पाठ योजना का उद्देश्य होता है कि हम बालक को वहीं से आगे लेके जाएं, जिससे कि बालक को वो लगे कि ये प्रकरण नया नहीं है, मेरे से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इसमें नए ज्ञान, पुराने ज्ञान के आधार पर ही नए ज्ञान को लेके जाया जाता है। फिर उसका प्रस्तावना का निर्माण करना, किस प्रकार से टॉपिक पे पहुंचा जाएगा, किस प्रकार से उद्देश्य कथन का निर्माण किया जाएगा, किस प्रकार से उसका प्रकरण है जो उसको प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे मैं व्याख्या कह सकते हैं या प्रस्तुतिकरण कह सकते हैं। बीच में हम बच्चों की जागृति के लिए बच्चों को समझ में आया या नहीं आया उसके लिए प्रश्न करेंगे, जिसको हम बहुत प्रश्न कह देते हैं। उस टॉपिक जो पढ़ा दिया उसमें से बहुत प्रश्न करने हैं, फिर आगे टॉपिक में जाने के लिए कुछ नए उत्साहित प्रश्न पूछने हैं, जिससे कि बच्चों को लगे कि पहले तो मुझे इतना तो पता था, आगे का नहीं पता है, तो वो विकास प्रश्न के अंदर आ जाएगा। फिर उसके अंदर मूल्यांकन कार्य भी होगा, मूल्यांकन के बाद में गृह कार्य भी दिया जाएगा बच्चों को। तो ये सारी जो व्यवस्था होती है, क्रमबद्ध व्यवस्था होती है, वो पहले ही टीचर कर लेता है या प्री प्लान कर लेता है, जिसको हम पाठ योजना निर्माण करते हैं, लेसन प्लानिंग कहते हैं। तो इसके अंदर हमने देख लिया था, कुछ परिभाषाएं देख ली थी, जिसके अंदर अपने शिक्षक के कार्य करने का जो ढंग व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो, इस प्रकार की बातें हमने पढ़ी थी। तो हम बात कर रहे थे सावधानियों की कि पाठ योजना निर्माण में किससे पूर्व क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सावधानियों की बात कर रहे थे हम
तो सावधानियां क्या क्या होंगी? तो हमने एक या दो सावधानियां देख कर ली थी, जैसे हम दोबारा देख लेते हैं। छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता होना सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता होना चाहिए कि बालक को कितना का पूर्व ज्ञान है। हम जो प्रकरण करवा रहे हैं, महान प्रताप करवा रहे हैं, तो उसका पता होना चाहिए कि हमें महान प्रताप के बारे में वो कितनी की जानकारी रखते हैं, पिछली कक्षाओं में वो कितना का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं इसके बारे में, जिससे कि हम आगे बता सकें। उसके बाद में हम उन बालकों को उसी सामग्री से संबंधित करेंगे जितना कि वो जानते हैं। दूसरा था विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान। सब टीचर की जो क्वालिटी होनी चाहिए कि जो अपना उसका विषय है, सब्जेक्ट है, उसके अंदर पारंगत हो, उसका अच्छा ज्ञाता हो, जिससे कि वो बच्चों को सही तरीके से उस प्रकार तक पहुंचा सके। क्योंकि यदि उसको पूर्ण रूप से अपने को ज्ञान नहीं है तो बालकों को वो संतुष्ट नहीं कर पाएगा, बालकों के लिए वो क्या है, पूरा ज्ञान उसको नहीं दे पाएगा, जो उसकी जिज्ञासा है बालक की वो उसको पूरी नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें हैं विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान होना। नंबर 3 है, जैसे अपने 2 लिख देते हैं, पहले हमने कर लिया था, जैसे प्रकार से बच्चों के पूर्व ज्ञान का ध्यान होना, पता होना। तो पहला तो था छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता होना, कि बालक को कितना पूर्व ज्ञान है, कहाँ तक उसको ज्ञान है। दूसरा है विषय वस्तु का ज्ञान होना, विषय वस्तु का ज्ञान होना। और जब तीसरा अपने जैसे करेंगे तो उसके अंदर है कि सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान होना, सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान होना। तो इसका मतलब यही है कि बालक को सिखाने के लिए किस प्रकार के सिद्धांतों का उपयोग किया जाए, इसका ज्ञान बालक टीचर को होना चाहिए। विविध प्रकार के जो सिद्धांत हैं उनका पता होना चाहिए कि बालक किस प्रकार सीखते हैं, सीखने की क्या प्रक्रिया है ना। जैसे कठिन सरल से कठिन की ओर बालक जाता है तो उस पहले सरल चीज़ें सिखाई जाए, फिर कठिन सिखाई जाए, है ना, इस प्रकार की बातें। तो सीखने के सिद्धांतों के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उसी के बाद में शिक्षण कला सफल होती है। जैसे शिक्षण सूत्र भी हैं, शिक्षण सिद्धांत भी हैं, शिक्षण विधियां भी हैं। इन चीज़ों का ज्ञान बालक छात्र शिक्षक को होगा, तभी वो एक सही रूप से शिक्षण कार्य करवा पाएगा। तो शिक्षण सूत्र का, शिक्षण सिद्धांतों का, शिक्षण विधियों का बहुत बड़ा रोल है एक शिक्षण करवाने में, क्योंकि बालक विषय वस्तु का ज्ञाता होते हुए भी कई बार अध्यापक उसका पूर्ण रूप से व्याख्यान नहीं कर पाता, सरलीकरण नहीं कर पाता, जिससे कि बालकों को समझ में आ सके। उसको खुद तो ज्ञान है लेकिन वो सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, सही विधियों का उपयोग नहीं कर पा रहा, सिद्धांतों को सही उपयोग नहीं कर पा रहा, पहले कठिन चीज़ बता दी फिर सरल बता दी, इस प्रकार से नहीं। तो जिस प्रकार से सूत्र है कि हमें सिद्धांत है कि सरल से कठिन की ओर जाना है, उदाहरण से लेकर के अपने फिर उसका नियमों की ओर जाना है, या नियमों से फिर सिद्धांतों की ओर, उदाहरणों की ओर जाना है। तो ये सारे जो सिद्धांत हैं वो काम करते हैं कि कौन सा प्रकरण किस सिद्धांत के आधार पर पढ़ाया जाएगा और बालक को सामान्य रूप से सीखने के लिए कौन से सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। जैसे व्यास सिद्धांत है कि व्यास के द्वारा सीखता है बालक, जैसे बार बार जब भूल करता है, भूलते भूलते जब एक सामान्य रूप से, तो अभ्यास का नियम भी इसमें लगता है कि कोई बालक बार बार छात्र गलती कर रहा है तो उसको बार बार समझाओगे तो एक ऐसा स्टेप आएगा कि पूर्ण से सीख जाएगा। तो इस प्रकार के ज्ञान पूर्ण से अंश की ओर है ना, इस प्रकार की बातें। तो ये चीज़ें सिद्धांतों का ज्ञान उसको होना चाहिए। जो अधिगम के सिद्धांत हैं उनका ज्ञान है वो छात्र को होना चाहिए या शिक्षक को होना चाहिए, तभी वो छात्रों को अच्छी तरह से ज्ञान दे पाएगा। तो आगे है बालकों की रुचियों का ज्ञान। बालकों की रुचियों का ज्ञान। बालकों की रुचियों का, देखो बालक की रुचियां अलग अलग व्यक्तिगत रूप से भिन्नता होती है। अपने पढ़ाई मनोविज्ञान में पढ़ते हैं कि बालक व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है, तो उसकी अलग अलग रुचियाँ होती है, अलग अलग योग्यता होती है। इसका ध्यान हमें एक शिक्षक होने के नाते होना चाहिए।
जो बालक की रुचियों की अपेक्षा करेगा तो बालक अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाएगा। उसकी जो रुचियां हैं उसको आप इग्नोर करोगे तो वो सही रूप से शिक्षण कार्य अधिगम कार्य नहीं कर पाएगा, अध्यापन प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएगा। तो परिणाम स्वरूप यह प्रक्रिया अध्यापक केंद्रित बन जाएगी। लेकिन आज की जो प्रक्रिया है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि शिक्षण है जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, अध्यापक केंद्रित नहीं है। तो अध्यापक पूर्व उद्देश्यों की आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएगा यदि वो अपने आप को जो शिक्षण प्रक्रिया अपने ऊपर केंद्रित कर लेगा कि जैसा वो पढ़ाना चाहता है वैसा पढ़ाया, ऐसा नहीं, जैसा बालक पढ़ना चाहता है वैसे पढ़ाए तो बाल केंद्रित हो जाएगी। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण विधियों का ज्ञान। शिक्षण विधियों का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए बालक को नहीं सॉरी शिक्षक को, क्योंकि शिक्षण विधियों का ज्ञान होगा तभी वो उस विधियों का उपयोग करते हुए उचित उपयोग कर पाएगा। उचित उपयोग करते हुए अधिगम कार्य जो बालकों के लिए करवाना है, शिक्षण कार्य करवाना है बालकों के लिए, वो कर पा पाएगा। तो इस प्रकार से तभी बालक सही रूप से अधिगम कार्य कर पाएंगे, सीख पाएंगे। क्योंकि उपयुक्त शिक्षण होगा, उपयुक्त मेथड से शिक्षण होगा तभी अधिगम कार्य है वो शास्त्र कर पाएंगे और शिक्षण कार्य है सफल हो पाएगा। क्योंकि जब तक आपका माध्यम है वो ही सही नहीं होगा, औजार हैं जो, क्योंकि एक मेथड होता है, औजार होते हैं ये कला के शिक्षण विधियों का एक औजार कहा जाता है कि आप सही औजार से काम नहीं करोगे तो कार्य सफल नहीं होगा। इसी प्रकार से जो मेथड आपने अपना रहा है उसी मेथड से यदि सही मेथड से आप चीज़ को करते हैं तो क्या है सफल होता है। तो इस प्रकार से उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए कि कौन से बालक के लिए कौन सी शिक्षण विधियाँ प्रयोग हुई। अब छोटे बालकों के लिए अपने इस प्रकार की प्रोजेक्ट मेथड है, व्याख्यान विधि है, वो उपयुक्त नहीं हो पाएगी। तो छोटे बालकों के लिए तो अपने कहानी विधि हो सकती है, खेल विधि हो सकती है, किंडरगार्टन कह सकते हैं अपने, किंडरगार्टन विधि हो सकती है ना। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे उसकी जो जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता जाएगा और विधियों के अंदर भी चेंजेस आते जाएंगे। और सामान्य रूप से अलग व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर भी हम विधियों का उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार समावेश शिक्षा के अंदर भी कहा जाता है कि आप बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षण विधियों का उपयोग करें। एक या दो विधियों को मिला करके भी आप काम कर सकते हैं, अपने द्वारा भी विधियों का निर्माण कर सकते हैं। कुछ ऐसी विधि जो अपने द्वारा जिससे एक बालक सीख सकता है सही ढंग से, उसका निर्माण कर सकते हैं। तो ये सारे शिक्षण विधियों का ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए। तो प्रत्येक शिक्षण विधि का गुण दोष है वो बालकों को ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक ध्यान अध्यापक को जो ज्ञान होना चाहिए, जिससे मानसूनी बाजार प्रदेशों में कौन सी विधि का पढ़ाना अधिक लाभदायक होगा, महासागरीय धाराओं ज्वार भाटे संबंधी विषय सामग्री को पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि काम में लेना युक्तिसंगत है, कि कौन सा प्रकरण किस शिक्षण विधि से पढ़ाया जाना उचित है, इसी के प्रकार से उसको ज्ञान होना चाहिए। कि मान लो हिस्टोरिकल जो ऐसा पहले से जो अपने भ्रमण विधि के द्वारा पढ़ा सकते हैं, पास में है, उसको जानकर देख लें तो वो ज्ञान स्थायी हो जाएगा। तो इस प्रकार से भ्रमण विधि से पढ़ा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से प्रोजेक्ट मेथड से या कुछ बाल को चित्र वगैरह दिखा करके उसकी सहायता से हम, तो उस प्रकार से क्या उसका सही विधि रहेगी, उसका ज्ञान बाल टीचर को होना जरूरी है। आगे शिक्षण सामग्री का ज्ञान। शिक्षण सामग्री का ज्ञान, तो बालक को क्या, एक अध्यापक को शिक्षण सामग्री का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वो बालक जो के अंदर पूर्ण रूप से ज्ञान जो कि जितना वो योग्यता रखता है वो उस बालक को ज्ञान दे सके। तो इसमें अध्यापक को यह आशा की जाती है कि सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण सामग्री के बारे में केवल जानकारी रखना हो, बल्कि शिक्षण सामग्री के निर्माण में कुशल हो, कुछ ऐसी सामग्री का निर्माण भी कर सके। जिस प्रकार से मानचित्र है या कोई इस प्रकार का चित्र है जिसका निर्माण करते हुए एक उत्साहपूर्वक शिक्षण कार्य करवा सके, बालक उसमें रुचि ले। तो इस प्रकार से शिक्षण सामग्री का भी उसको टीचिंग मटेरियल, जिसको TLM कह सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार के प्रकरण के लिए कौन सा शिक्षण सामग्री है वो उचित रहेगी। तो इस प्रकार की बातें इसके अंदर आती हैं।
तो इस प्रकार से यदि हम टीचिंग एड या शिक्षण सामग्री उपयुक्त रूप से लेंगे तो वो पाठ योजना प्रभावी हो जाएगी। उद्देश्यों के बारे में ज्ञान, सबसे जो मेन पॉइंट है उद्देश्यों का ज्ञान, कि जो प्रकार हम पढ़ा रहे हैं यदि हमें उसका उद्देश्य ही नहीं पता, उद्देश्यों का ज्ञान, इस सामान्य सी बात है कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य ही नहीं पता, उद्देश्य का ज्ञान ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या इसके लिए क्यों आवश्यक है, क्या क्यों कर रहे हैं वो कार्य की उद्देश्य भी हमें पता नहीं, उद्देश्य इन कार्य तो वैसे ही असफल होगा। हमें तो उद्देश्य लेके चलना है कि हमें ये काम करवाना है। अब यदि अपने में उन्होंने ऑनलाइन कक्षा चल रही थी, इसका भी तो उद्देश्य है कि पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाए, बालकों को घर बैठे ही क्या है कोई भी जो उसके संबंधित मटेरियल है वो मिल सके, सामग्री मिल सके, तो वो अपनी कक्षा का विकास कर सके। इस प्रकार के जो उद्देश्य हैं, तो हर एक का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से जो प्रकरण हम करवा रहे हैं उसके उद्देश्य का ज्ञान भी होना आवश्यक है शिक्षक को, तभी वो उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ेगा। तो सामान्य विशिष्ट उद्देश्य की आवश्यकता है, तभी सामान्य उद्देश्यों को ध्यान में रख करके ही एक अच्छी पाठ योजना का निर्माण कर सकता है। कि हमें उद्देश्य पता है कि हमें इसके बालक को इस प्रकार का ज्ञान करवाना है, उसी उद्देश्य के आधार पर वो पाठ योजना का निर्माण करेगा कि जी चीज़ें वास्तविक पाठ योजना में आ रही हैं या नहीं आ रही। इसके बाद बालक उस उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस प्रकार के उद्देश्यों का निर्माण होगा, ज्ञान होगा, तभी वो एक प्रभावी पाठ योजना का निर्माण कर पाएगा, तभी वो प्री प्लान कर पाएगा कि हमें किस प्रकार की पाठ योजना का निर्माण करना है। तो इस प्रकार हमने उद्देश्यों के ज्ञान के बारे में देखा। तो हमने 7 प्रकार के उद्देश्य देखे हैं। छात्रों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी होना, कि छात्रों के कितना ज्ञान है उसको, इसके बारे में जानकारी उसको होनी चाहिए। उसके साथ ही विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान तो छात्र अध्यापक या अपने शिक्षक को कह सकते हैं, शिक्षक को होना ही चाहिए। जिस विषय का वो शिक्षक है उसको अपने विषय में ज्ञान नहीं होगा, आधा अधूरा ज्ञान होगा, तो वो शिक्षक सफल नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से अपने विषय वस्तु का ज्ञान उसको होना चाहिए, ताकि बालक यदि उस विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछता भी है तो उसका उत्तर सही रूप से दे सके और सही ढंग से भी दे सके। क्योंकि यदि वो पूरा ज्ञान उसको होगा तो वो उसका सही रूप से उत्तर भी दे पाएगा और बालक को सेटिस्फाइड भी कर पाएगा, संतुष्ट भी कर पाएगा। इस प्रकार से क्या है, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा जैसे मैंने पढ़ा है सिद्धांतों का ज्ञान। देखो अधिगम के सिद्धांत अपने मनोविज्ञान के अंदर पढ़े हैं, अभ्यास का सिद्धांत है ना, प्रभाव का सिद्धांत है, और इसी प्रकार से हमने कई और सिद्धांत पढ़े। तो उन सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए कि बालक किस सिद्धांतों के आधार पर सीखता है, कोई व्यक्ति किस प्रकार से सीखता है, अभ्यास के द्वारा सीखता है ना, उसकी आवश्यकता हो तभी सीखता है। तो पाठ्यक्रम उसको लगे कि ये मेरे लिए आवश्यक है, तभी वो सीख पाएगा, जरूरी है। क्योंकि जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि मेरे लिए ये आवश्यक है, तब तक वो कार्य नहीं करता। हमें भूख लगती है तो खाना खाते हैं, हमें आवश्यकता है तो खाना खाते हैं, है ना, हमें जीवन यापन के लिए कार्य की जरूरत है तो कार्य करते हैं। इसी प्रकार की आवश्यकता के आधार पर ही क्या है, कार्य किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान होता है कि हमें उस बालक जो प्रकार में पढ़ा रहे हैं वो रुचिपूर्ण हो और बालक को लगे कि ये तो मेरे लिए आवश्यक है, इसको हमें ज्ञान ग्रहण करना है, हमें इसके कक्षा को पास करने के लिए करना पड़ेगा, हमें विषय निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता है। तो उसके आधार पर सिद्धांतों का ज्ञान उसको होना चाहिए। अधिगम के सिद्धांत है, सीखने के सिद्धांत है, उनको ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। उसके आधार पर ही वो कार्य करे तो वो क्या है, पाठ्य योजना का निर्माण प्रभावी रूप से हो पाएगा। बालकों की रुचियों का ज्ञान होना चाहिए कि बालक के अंदर रुचि किस प्रकार की है, योग्यता किस प्रकार की है। अलग अलग बालकों में अलग अलग प्रकार की रुचियाँ हो सकती हैं और उनकी योग्यता भी अलग अलग हो सकती है। तो मिलती जुलती योग्यता के आधार पर हम समूह भी बना सकते हैं, जिस प्रकार समावेशी शिक्षा में कहा जाता है कि समूह में बालक को बना करके भी हम शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक बालक सभी कक्षा, एक कक्षा के सभी बालक सामान्य श्रेणी के नहीं होते, कुछ प्रतिभाशाली होंगे, कुछ सामान्य बालक होंगे, कुछ पिछड़े बालक होंगे, किसको सही तरीके से समझ में नहीं आता, एक बार बताया वो नहीं समझ में आएगा। कई ऐसे होंगे कि शिक्षक पढ़ाने से पहले ही उस प्रकार को पूरा कर लेते हैं, प्रतिभाशाली कहलाएंगे वो। तो इस प्रकार के बालक होंगे तो उसकी रुचियों का ध्यान रखा जाए। जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए एडवांस जो अतिरिक्त जो ज्ञान है उससे संबंधित वो प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि वो अपने आप को उसका विकास कर सके, उस विषय से संबंधित और ज्ञान प्राप्त कर सके। शिक्षण विधि का ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान विधि है, कहानी विधि है, सामाजिक व्यक्ति विधि है, ये सारी विधियों का ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए।
जिससे कि बाल शिक्षक उचित वातावरण में उचित प्रकरण के आधार पर उचित प्रकार की शिक्षण विधि का उपयोग कर सके। तो शिक्षण विधियों का ज्ञान उसको होना चाहिए। सबसे बड़ा जो मेथड है, इम्पोर्टेंट बिंदु मेथड का ही है कि मेथड अच्छा हो तो तभी वो शिक्षण कार्य प्रभावी होगा। शिक्षण सामग्री का ज्ञान होना, तो शिक्षण सामग्री होनी चाहिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे अपने जिसको मॉडल कह सकते हैं, जिसको टीचिंग एड कह सकते हैं। तो वो उन चीज़ों किस प्रकार की सामग्री का हमें प्रयोग करना है कि बालक का जो ज्ञान सही रूप से ज्ञान प्राप्त कर सके और वो विषय है जो प्रकार में रुचिकर बन सके। तो शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है, प्रोजेक्टर का प्रयोग करना, रेडियो का प्रयोग करना, टेप रिकॉर्डर का प्रयोग कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं, कोई बोर्ड 3D मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, पिक्चर कोई इस प्रकार की पिक्चर है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर आ सकती हैं शिक्षण सामग्री के अंदर। कौन सी शिक्षण सामग्री किस प्रकार के लिए उत्तर रहेगी, इसका ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। उद्देश्य का ज्ञान तो होना ही चाहिए, उद्देश्यों के बिना तो बात ही नहीं बनेगी। यदि हम उद्देश्यों को नहीं जानते कि हमें किस उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, इस प्रकार के बाद में वो लेसन पढ़ाने की बात ही नहीं है, वो पाठ योजना बनाने की बात ही नहीं है। तो उद्देश्य का ज्ञान होगा, हम उस उद्देश्य को ज्ञान होगा तो हम उस उद्देश्यों को सामने रखते हुए ही पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे कि हम इस पाठ्य योजना के बाद में बालक के अंदर इस प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए, इस प्रकार का जो व्यवहारगत परिवर्तन उसके अंदर हो जाए। इस प्रकार की बातें इसके अंदर थी जिसको हम सावधानी के अंदर कहते हैं। कल हम इसके बारे में पाठ्य योजना का महत्व और उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।